उपन्यास का जन्म पश्चिम में हुआ। अंग्रेजों के भारत आगमन के साथ उपन्यास नामक इस विधा से भी भारतीयों का परिचय हुआ। लेकिन भारत में अनेक बुद्धिजीवियों और लेखकों का एक ऐसा वर्ग भी है जो ये मानता है कि उपन्यास की ये आधुनिक विधा भारतीय परंपरा के अनुरूप नहीं है। हमारे यहाँ न तो श्रेष्ठ उपन्यास लिखे गए और न ही महान उपन्यासकार हुए। क्या ये मान्यता सही है? क्या भारतीय उपन्यासों को पश्चिम के मानदंडों पर परखना उचित है? क्या भारतीय उपन्यास का विकास यूरोप से भिन्न रूप में हुआ है, और यदि ऐसा है तो यह भिन्नता क्या है? भारतीय उपन्यास की अवधारणा से जुड़े इन महत्वपूर्ण सवालों पर अपने विचार प्रस्तुत कर रहे हैं प्रख्यात प्रगतिशील आलोचक डॉक्टर नामवर सिंह। कि कविता और कहानी पर विचार करने के साथ ही जरूरी है कि उपन्यासों पर भी विचार किया जाना चाहिए। और सच पूछिए तो आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास उपन्यासों के बिना अधूरा ही रहेगा। साहित्य का इतिहास ही नहीं, बल्कि उस साहित्य से जुड़ा हुआ जो हमारा आधुनिक जीवन है। ये इसलिए भी जरूरी हुआ कि बहुत से लोगों ने इस बीच भारतीयता की लहर चलते भारतीय उपन्यास के बारे में कुछ ऐसी स्थापनाएं की जो एक खास काट की और एक खास तरह की परंपरा को ही भारतीय परंपरा कहना चाहते हैं या भारतीय परंपरा के रूप में स्थापित करना चाहते हैं। दूसरी ओर कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने धारणा बनाई कि उपन्यास तो भारतीय है ही नहीं, ये यूरोपीय विधा है और यूरोपीय विधा के रूप में भारत में इसका आयात किया गया। और बाहर से आई हुई ये विधा जब भारत की जमीन पर रोपी गई तो ठीक ठीक वो विकास नहीं कर सकी। इसलिए कुछ लोगों ने तो यहां तक कहा कि भारतीय उपन्यास जैसी कोई चीज है ही नहीं। इसमें कुछ सैद्धांतिक स्थापनाएं बाधक थीं और जब तक उन सैद्धांतिक स्थापनाओं की जांच पड़ताल न की जाए तब तक भारतीय उपन्यास और उसके अंतर्गत हिंदी उपन्यास के चरित्र पर विचार करना कठिन है। उसमें से एक धारणा जो हेगल द्वारा व्यक्त की गई थी, जिसे मार्क्सवादी आलोचक जॉर्ज लुकाच ने भी दोहराया है, वो ये कि उपन्यास आधुनिक मध्य वर्ग का महाकाव्य है। चूंकि मध्य वर्ग या जिसे बोर्जुआ कहते हैं वो यूरोप में ही बना पैदा हुआ और वो मध्य वर्ग और बोर्जुआ भारत में देर से विकसित हुआ और देर से विकसित होने के साथ ही वो एक तरह से परजीवी या परोपजीवी रहा। इसलिए ये अपना महाकाव्य वैसा नहीं तैयार कर सका जैसा यूरोप के मध्य वर्ग ने यूरोपीय उपन्यास के रूप में किया। ये पूरी की पूरी सैद्धांतिक समझ हमारे यहां इस तरह स्वीकार कर ली गई और स्थापित हो गई कि भारतीय उपन्यास के उस मुख्य चरित्र को समझने में कठिनाई होने लगी। और इस समझ के चलते हुए लोगों ने भारत के जो महत्वपूर्ण, बल्कि कहना चाहिए कि भारतीय उपन्यास की अपनी पहचान बनाने वाले लेखक हैं, उनका अवमूल्यन भी हुआ। उदाहरण के लिए प्रेमचंद को लोगों ने कहा कि इनके उपन्यास 19वीं सदी के अंग्रेजी उपन्यासों के
नकल पर लिखे हुए दूसरे तीसरे दर्जे के यथार्थवादी उपन्यास हैं। इन उपन्यासों का महत्व अधिक से अधिक इसी रूप में स्वीकार किया गया कि ये तो भारत के गांवों और भारत के किसानों के बारे में लिखे गए हैं। मुझे लगा कि इस पूरी स्थापना की जांच पड़ताल की जाए तथ्यों के आधार पर, और फिर देखा जाए कि भारतीय उपन्यास के पीछे कौन सी जीवन दृष्टि है, कौन सी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, और फिर इस पृष्ठभूमि में वे अपना कौन सा विशिष्ट चरित्र ग्रहण करते हैं। तब मुझे मालूम हुआ, और इस सिलसिले में मैंने 19वीं सदी के उपन्यासों पर खास तौर से ध्यान दिया। जिन उपन्यासों को आज, जिनका ऐतिहासिक महत्व तो हम स्वीकार करते हैं, लेकिन और उन्हें अविकसित, कलाहीन मानते हैं, और मानते हैं कि इनसे उपन्यास के उदय का आभास तो मिलता है लेकिन ये महत्वपूर्ण नहीं। उस सिलसिले में मैंने देखा कि हिंदी का पहला उपन्यास परीक्षा गुरु माना जाता है, और जाहिर है कि परीक्षा गुरु एक अंग्रेजी ढंग का नावल है, लेखक ने इसी समझ के तहत लिखा भी है। उसी दौर में जो दूसरी कृतियां लिखी गई, उदाहरण के लिए जगमोहन सिंह ने श्यामा स्वप्न नाम का उपन्यास लिखा, जिसे लोगों ने कहा कि ये तो उपन्यास है ही नहीं, कविता की बहुत सारी पंक्तियां उद्धृत हैं। और ये कहते हुए लोग भूल गए कि हिंदी में ऐसे कई उपन्यास लिखेंगे जिसमें कविताएं बहुत उद्धृत हैं। अज्ञेय जी ने नदी के द्वीप में कविताएं बहुत उद्धृत की हैं, शेखर एक जीवनी में की हैं, और इसके कारण कोई क्षति उनकी नहीं हुई है और उनकी कोई आलोचना भी नहीं की गई, लेकिन श्यामा स्वप्न को उपन्यास नहीं माना गया। और मेरी ये समझ बनी कि गहरा संबंध उपन्यास का उन देशों में उनके उस चरित्र से है जिसे हम उपनिवेशवादी चरित्र कहते हैं। उपनिवेशों में जहां साहित्य की एक बड़ी लंबी और समृद्ध परंपरा रही है, भारत में जहां कादंबरी की रचना हुई हो, जहां दश कुमार चरित की रचना हुई हो, जहां कथा सरित सागर की रचना हुई हो, जहां जातक लिखे गए हों, जहां लीलावती कहा या वसुदेव हिंदी जैसी प्राकृतिक कथाकृतियां हों, उस देश में यह कैसे संभव है कि आगे चलकर के जब आधुनिक भारतीय भाषाओं में गद्य का विकास होता है तो उपन्यास आखिर अपनी परंपरा से किस रूप में जुड़ता है और क्या ग्रहण करता है। मुझे लगा कि 19वीं सदी में एक लेखक वे थे जो अंग्रेजी उपन्यासों को सामने रख करके रोजमर्रा की जिंदगी का यथार्थ चित्र उपस्थित करते थे। लेकिन कुछ दूसरे उपन्यास हैं जो यथार्थवादी शैली में नहीं लिखे गए हैं, बल्कि उन्हें आप रोमांस कह सकते हैं, रम्याख्यान कह सकते हैं, जो अद्भुत की और फैंटेसी की सृष्टि करते हैं। और इस क्रम में मैंने देखा कि भारत ही नहीं बल्कि भारत के बाहर लैटिन अमेरिका के देशों में, स्वयं उत्तर अमेरिका में आरंभिक उपन्यास आमतौर से फैंटेसी के रूप में लिखे गए हैं। उदाहरण के लिए पहला अमेरिकी प्रसिद्ध उपन्यास मोबी डिक मेलविल का यथार्थवादी उपन्यास नहीं है, एक एडवेंचर की कथा है, एक जीवट और साहस की कहानी है। और प्रतीकात्मक शैली भी लिखी हुई जहां सफेद व्हेल प्रतीक बन जाता है अमेरिका की उस आदिम उद्दाम भावना का जो मुक्ति चाहती है, क्योंकि हमें नहीं भूलना चाहिए कि उत्तरी अमेरिका भी एक जमाने में उपनिवेश था इंग्लैंड का। इस क्रम में मैंने देखा कि स्वाधीनता की भावना जिन उपनिवेशों में प्रबल थी, वहां उपन्यास का उदय और ढंग से हुआ। वह मध्य वर्ग के महाकाव्य के रूप में नहीं हुआ,
बल्कि उपन्यास का उदय उपनिवेशों में राष्ट्रीय रूपक के रूप में हुआ, नेशनल एलेगरी के रूप में हुआ। और इसका कभी कभी ये इतिहास का सहारा लेता था, कभी कभी इतिहास के अलावा कल्पित कथानक का भी सहारा लेता था। 19वीं सदी में भारत के सबसे बड़े उपन्यासकार बंकिम चंद्र, जिनकी कृतियां बहुत सी भाषाओं में प्रतिदर्श रही हैं, मॉडल रही हैं, उनकी दुर्गेश नंदिनी सच पूछिए तो यथार्थवादी उपन्यास नहीं है, वो ऐतिहासिक उपन्यास भी नहीं है, बल्कि एक तरह का रम्याख्यान है। और इसका सबसे उत्कृष्ट उदाहरण तो कपाल कुंडला है। कपाल कुंडला एक फैंटेसी है जहां सभ्यता के विरुद्ध निसर्ग को, प्रकृति को और निसर्ग की कन्या जो कापालिक द्वारा पालित पोषित समुद्र के किनारे सुंदर वन में पलती है कपाल कुंडला, वह कपाल कुंडला सच पूछिए तो उस भारतीय चेतना का प्रतीक बनकर प्रकट होती है जो अपने आवेग में उद्दाम है, प्रकृति के समान ही सभ्य समाज से, यह कहना चाहिए कि पश्चिम की आधुनिक सभ्यता से मुक्त एक नई राष्ट्रीय चेतना का प्रतीक है। और इस दृष्टि से हिंदी का में अगर कोई उपन्यास श्यामा स्वप्न, जिसकी विस्तार से मैंने आलोचना की है, वह श्यामा स्वप्न फैंटेसी के रूप में है। और तब तथ्यों के आधार पर मुझे सिद्धांत सूत्र मिला कि भारत में कि उपनिवेशवादी दौर में उपन्यास का विकास यूरोपीय उपन्यासों के रास्ते नहीं हुआ, बल्कि वह अपनी प्राचीन परंपरा की जिन्हें हम रोमांस कहते हैं, जिन्हें हम फैंटेसी कहते हैं, स्वप्न लोक की अद्भुत कथा कहते हैं, इन अद्भुत कथाओं के द्वारा राष्ट्र की मुक्ति की आकांक्षा और राष्ट्र की चेतना का उदय हुआ। दूसरे शब्दों में कहें तो भारत में उपन्यास का उदय यथार्थवाद के रास्ते नहीं हुआ, बल्कि भारत में उपन्यास, सच्चे भारतीय उपन्यास का उदय राष्ट्रीय रूपक के रूप में हुआ, नेशनल एलेगरी के रूप में हुआ। और ये नेशनल एलेगरी जरूरी नहीं कि यही एकमात्र रूप हो। इस नेशनल एलेगरी को आगे चलकर के यथार्थ जीवन की घटनाओं ने एक दूसरा रूप लिया, जिसकी अभिव्यक्ति हम फकीर मोहन सेनापति के 6 माण 8 गुंठ जैसे उड़िया उपन्यास में देखते हैं, जो 19वीं सदी के उत्तरार्ध का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है। वो उपन्यास एक स्तर पर यथार्थवादी ग्रामीण जीवन को लेकर के लिखा गया है, लेकिन दूसरे स्तर पर देखें तो फैंटेसी का सहारा लेता है वो, और 6 माण 8 गुंठ जैसे राष्ट्रीय रूपक है जहां वो भागिया अपनी 6 बीघे जमीन को जैसे हड़प लेता है जमींदार, उस जमीन के खो जाने की पीड़ा में जो पागल हो जाता है, कष्ट सहता है, लेकिन उसे बार बार उस जमीन को वापस लेना चाहता है। उपन्यास को पढ़ करके मुझे लगता है जैसे ये रूपक है, ये छोटा किसान केवल 6 बीघा जमीन नहीं हासिल करना चाहता है, बल्कि भारत की आम जनता अपने देश को जिसे हड़प लिया है अंग्रेजों ने, उसे वापस लेना चाहता है। 6 माण 8 गुंठ इस तरह से नेशनल एलेगरी है, राष्ट्रीय रूपक है। वो केवल एक गांव का यथार्थवादी चित्रण मात्र नहीं है। और इस दृष्टि से देखें तो प्रेमचंद के सारे उपन्यास, जिन्हें हम यथार्थवादी उपन्यास के रूप में देखते हैं, जिसमें गांव के किसान के संघर्ष की कथा को देखते हैं, वह संघर्ष की कथा राष्ट्रीय रूपक है। रंगभूमि का सूरदास केवल अपनी जमीन को सिगरेट की फैक्ट्री होने से ही नहीं बचाना चाहता, बल्कि वह गांधी के हिंद स्वराज्य का जैसे औपन्यासिक भाष्य है, जहां वह अपने भारत को आधुनिक औद्योगिक सभ्यता की विकृतियों से मुक्त करना चाहता है। और ये बात आपको गोदान को भी देखें तो होरी की सारी चिंता
इतनी ही है, छोटी सी आकांक्षा है गाय की, और विचित्र विडंबना है कि वो गाय मिलती भी है और मिल के भी हाथ से निकल जाती है, खेत उसका बिक जाता है और वो किसान से मजदूर बन जाता है। अंग्रेज दूर दूर तक नहीं है पूरे उपन्यास में। सारा संघर्ष किसान और जमींदार के बीच दिखाई पड़ता है, लेकिन जिस औपनिवेशिक व्यवस्था के तहत एक जमींदार एक ऐसी समाज व्यवस्था का अंग बनता है जहां होरी अपनी छोटी सी आकांक्षा भी नहीं पूरी कर पाता है, मुझे लगता है कि गोदान को नेशनल एलिगरी के रूप में भी देखा और पढ़ा जा सकता है। इसलिए उपन्यासों पर काम करते हुए मैंने महसूस किया कि भारतीय उपन्यास के बारे में, उपन्यास का जो, चाहे वो हेगेल का कथन हो, चाहे वो जॉर्ज लुकास जैसे मार्क्सवादी आलोचक का कथन हो, यह भारतीय उपन्यास के साथ न्याय नहीं करता। इस दृष्टि से विचार करने पर हमें देखना पड़ेगा कि भारतीय उपन्यासों के विकास का इतिहास नए सिरे से लिखा जाना चाहिए, जिसके केंद्र में मध्य वर्ग का जीवन नहीं, बल्कि स्वाधीनता संग्राम के विकास की टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं से गुजरता हुआ उपन्यास विकसित हुआ है। और जाहिर है कि इसके समानांतर उपन्यास की एक दूसरी भी धारा है और उसकी मैं उपेक्षा नहीं कर रहा हूं। जैनेन्द्र जी के उपन्यास, अज्ञेय के उपन्यास, लेकिन मुख्य धारा भारतीय उपन्यासों की वही है जिसकी नींव फकीर मोहन सेनापति ने डाली, प्रेमचंद ने डाली, जिसका विकास फणीश्वरनाथ रेणु में हुआ, जिसका विकास आगे चलकर के राग दरबारी में हुआ। और इस उपन्यास के ढांचे को देखें और साथ ही इनकी शैलियों को देखें और फिर देखें कि प्रच्छन्न रूप में कैसे ये उपन्यास यथार्थ, ठेठ यूरोपीय यथार्थवादी उपन्यास नहीं, जिस अर्थ में डिकेंस के उपन्यासों को यथार्थवादी उपन्यास कहा जाता है। और तब मुझे लगा कि हम लोगों ने, और खासतौर से मार्क्सवादी आलोचकों ने, जो यथार्थ और यथार्थवाद का पल्ला पकड़ा है, वे भूल जाते हैं कि ये यथार्थ तक तो बात ठीक है, उपन्यास का गहरा संबंध, बल्कि साहित्य का गहरा संबंध यथार्थ या जीवन की सच्चाई या वास्तविकता से होना चाहिए। लेकिन वास्तविकता कई रूपों में अपने को व्यक्त करती है। कभी कभी वास्तविकता फैंटेसी के रूप में भी व्यक्त होने को बाध्य होती है। अगर ऐसा न होता तो मुक्तबोध के अंधेरे में कविता फैंटेसी होते हुए भी गैर यथार्थ को कैसे व्यक्त करती है। दास्तोयेव्स्की के उपन्यास, कुछ एक उपन्यास उसी फैंटेसी की सृष्टि करते हैं। इसलिए मुझे लगा कि उपन्यास और यथार्थवाद को इस तरह यांत्रिक रूप में देखने पर हम भारतीय उपन्यास के साथ न्याय नहीं कर सकेंगे।